नमस्कार बच्चों। कल हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रश्नावली नंबर 4 के उदाहरण हल किए हैं और आज हम प्रश्नावली 4.1 में जो क्वेश्चन आंसर हैं वो करेंगे। इसमें प्रश्नावली 4.1 में दो क्वेश्चन दे रखे हैं। पहले क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन हैं और दूसरे में 4 हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले के 2 क्वेश्चन हल करेंगे और बाकी जो दूसरा क्वेश्चन है उसके चारों हल करेंगे। अब देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में लिखा है कि जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन ये है कि x+1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस 2। ये जो आपके सामने इक्वेशन दिया हुआ है, इसे हमें ये बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले x+1 को ओपन करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि a² + 2ab + b²। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको x² + 2x + 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 इक्वल्स टू 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x और फिर 3 को 2 से 3 × 6 + 1। ये दोनों वैल्यू हैं, ये इक्वल्स के इस तरफ आ जाएंगी। तो माइनस का 2x और ये जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा और इक्वल्स के उस तरफ 0 बचेगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये 2x प्लस है और 2x माइनस है। ये एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा, x² + 1 + 6 इक्वल्स टू 0। और 1 और 6 ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 6 और 1 7। तो x² + 7 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास क्या आई, इक्वेशन आ गई। तो हमें ये बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो आप बताइए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। देखो, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का स्क्वायर होना कंपलसरी होता है। तो इस इक्वेशन में है, तो इसका अर्थ ये है कि ये द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग ये जो थर्ड क्वेश्चन है, फर्स्ट में थर्ड है, ये हल करेंगे। ठीक है, बाकी आप सिंपल ही हैं सारे के सारे, वो देख लीजिए। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, पहले x को x से, फिर x को 1 से, फिर 2 को x से, फिर 2 को 1 से। इसी प्रकार से इनको करूँगा। ठीक है, x को x से मल्टीप्लाई किया, x² x को 1 से किया, x फिर 2 को x से किया। ये माइनस है यहाँ पर, तो क्या आएगा, माइनस का 2x। ठीक है, फिर 2 को 1 से किया, माइनस है और प्लस है, तो ये माइनस हो जाएगा इक्वल्स टू। ऐसे ही इसको ओपन कर देंगे, x को x से किया, x² x को 3 से किया, + 3x, फिर 1 को x से किया, -x, फिर 1 को 3 से किया, माइनस का 3। ठीक है, अब इसको आगे ओपन कर लेंगे, x², ये x और ये -2x। पहले या तो हम लोग इसको भी हल कर सकते हैं या फिर इसको इस तरफ लाकर भी हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, ये -2 है, ये इस तरफ आ जाएगा, प्लस है ये इस तरफ आएगा, माइनस का स्क्वायर, ये प्लस है इस तरफ आएगा, क्या होगा माइनस, ये माइनस इस तरफ आएगा, क्या होगा प्लस, और ये माइनस है क्या बन जाएगा प्लस, और उधर क्या बचेगा 0। अब हम लोग क्या करेंगे, जो इक्वल्स है ना, जिनके घात समान है, उनको जोड़ लेंगे या घटा लेंगे। अब जैसे एक तो यहाँ पर ये है और एक ये, तो ये एक पॉजिटिव है, अगर किसी का निशान नहीं है इसका मतलब क्या, ये पॉजिटिव है। तो एक तो x² प्लस है और दूसरा क्या माइनस, तो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, फिर देखें जो x है उसकी वैल्यूज़ को हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, जोड़ना या घटाना है। तो पहले तो जो पॉजिटिव है ना उनको देख लेंगे। तो देखो, एक तो ये रहा x पॉजिटिव है और दूसरा यहाँ पर रहा, तो 1x और 1x क्या हो गए 2x। फिर जो नेगेटिव्स की वैल्यू है, जैसे माइनस का 2x ये की है और माइनस का 3x ये। ठीक है, तो 3 और 2 क्या हो गए 5x हो गए, तो माइनस के 5x। फिर क्या बचा, एक तो 2 ये बच गया, एक 3 ये बच गया। तो 3 पॉजिटिव है, 2 नेगेटिव है, तो 3 में से 2 गए, क्या बचा प्लस का 1। थोड़ा सा इसको आप ध्यान से देखना, अगर यह प्लस होता और यह माइनस होता ना, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आती, माइनस की आती, क्योंकि जो बड़ी वैल्यू है वो माइनस की हो जाती है और यहाँ पर क्या है, बड़ी वैल्यू प्लस की है। ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब आप इसको हल कर लें, 2x - 5x, तो 2x में से 5x नहीं घटा सकते हैं, तो 5x में से 2x घटाएंगे तो क्या बचेगा, -3x + 1 इक्वल्स टू 0।
ये समीकरण आ गई। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3x माइनस का 1 आ जाएगा बराबर 0। दोनों चीज़ एक ही है। अब यहाँ पर इसको ये बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो आप देखें यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो घात के रूप में नहीं है, देखो ये सिर्फ एक ही है, ठीक है। और यहाँ पर अपने पास क्या थी, 2 थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो आप लिख देना कि ये है एक द्विघात समीकरण नहीं है, और यह है द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर है और यहाँ पर सिर्फ x की पावर 1 है। x की पावर में कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे जो सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, उसके 4 भाग हैं। हम इन चारों को सोल्व करेंगे क्योंकि थोड़े बड़े हैं और थोड़े से लेंदी हैं, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, थोड़े से लेंदी हैं, ठीक है। तो आप इनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई की दुगने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो देखें अब हमें क्या होगा, ये क्वेश्चन में अपने को क्षेत्रफल दे दिया। अब ये आयताकार है, आयताकार का मतलब ये हुआ कि आप इसको छोटे से एग्जाम्पल से ऐसे समझ लें कि यह एक क्या होगा, आयताकार है, ठीक है। अब इसकी जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ, ये है। तो आप थोड़ा सा यहाँ लिख लें कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर, यहाँ कोष्टक में लिख लें दिया हुआ। अब कहा कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई की दुगुने से 1 अधिक है। अब अपने को माना कि ये चौड़ाई है, चौड़ाई अपने को मान लिया x है, तो यहाँ लिखें माना चौड़ाई x है। अब देखो लंबाई के बारे में कह रहा है, क्या क्या क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई की दुगुने से 1 अधिक है। तो चौड़ाई क्या है अपने पास, x है ना, तो चौड़ाई के दुगुने, ये मैंने 2x कर दिया, दुगुने से 1 अधिक है, ठीक है। तो मैंने इसको 1 जोड़ लिया। बस इतना अगर समझ गए आप तो क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। दोबारा देखेंगे एक बार, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। तो हमने चौड़ाई को मान लिया x। अब कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई के दुगुने से, तो चौड़ाई के दुगुने चौड़ाई क्या थी, x थी ना, तो चौड़ाई का दुगुना कर दिया 2x, दुगुने से 1 अधिक है तो प्लस 1 इसमें ऐड कर दिया। तो लंबाई क्या आ गई, ये लंबाई है इसकी 2x + 1, ठीक है। अब इसने कहा कि क्षेत्रफल ये है, तो हम लोग आसानी से जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। अब क्षेत्रफल अपने पास क्या दिया, 528, तो यहाँ पर 528 वैल्यू पुटअप कर देंगे, इक्वल्स टू लंबाई, लंबाई क्या है 2x + 1 और चौड़ाई क्या है x। अब इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 528, 2x को x से किया 2x स्क्वायर, फिर 1 को x से किया x, ठीक है। फिर ये जो वैल्यू है इसको आप इस तरफ ले जाएं तो क्या रहेगा, 2x स्क्वायर + x, ये प्लस का है ना तो इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का, -528 = 0। ये अपने पास क्या रह गई, एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। मोटे मोटे शब्दों में कहें तो ये अपने पास है इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को हम लोग हल करेंगे। एक्चुअली इसमें आंसर में वैसे यही दिया हुआ है, लेकिन हम इसको हल करेंगे कि किस प्रकार से अपने को x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप देखें कि अपने पास जो गुणनफल है वो 528 आना चाहिए। तो ऐसी 2 संख्याएं फाइंड आउट करनी है जिनको अगर गुणा करें तो 528 आए और उनको जोड़ें या घटाएं तो वो उसकी वैल्यू प्लस में 1 आए। प्लस x है, इसका मतलब क्या, प्लस में 1 आए। तो हमें ऐसी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो आप थोड़ा सा देखेंगे तो इसमें इसका मतलब ये हुआ, देखो ये प्लस x है ना, तो आप जैसे सोच के देखें, छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे 7 - 6 क्या हुआ, 1 आया ना, तो मतलब दोनों संख्याएं क्या होंगी, क्रमबद्ध होंगी। जैसे 11 और 12, तो 12 में से 1 गया, 12 में से 11 गया तो क्या बचा, 1 बचा। मतलब जो भी दोनों संख्याएं हैं ना, वो दोनों संख्याएं कंटिन्यूसली होंगी, क्योंकि ताकि वो घटाएं तो उनमें से वो 1 आ सके। हो सकता है वो संख्या 18 - 19 हो, 19 में से 18 गए, क्या बचा, 1 बचा। तो अपने को जैसे हल करना है तो आप जैसे छोटा सा एग्जाम्पल देख लें यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, जैसे 20 × 21 करता हूँ मैं, तो 20 को 21 से करूँगा तो क्या आएगा, 21 × 420, मुझे क्या चाहिए 528, तो मतलब नहीं आ रहा। तो मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ, आप रफ कार्य कर लेना।
30 गुणा 31 करूँ तो 31 को 3 से करूँगा 93, 930 क्या आएगा, 930 आएगा, नहीं 193, 910 आएगा। ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए, 528 चाहिए। तो आपको ऐसी दो संख्याएं फाइंड आउट करनी है जिनमें लगातार उनको अगर मल्टीप्लाई करें तो आप जैसे थोड़ा सा इसके देखें 32 और 33 देखें एक बार, 32 और 33 देखें, 3 दूनी 6, 6 6 6 दूनी 12, 1 6 1 7, क्या है 3 दूनी 6, नहीं 3 दूनी 6, 3 3 9, ठीक है, 3 दूनी 6 और 3 3 9, ठीक है, ये 6 गया, 9 और 6 15, 1 तो 9 और 1 10, 1056, मतलब अपने पास वैल्यू ये भी नहीं आ रही है। तो हमें ये देखना है कि अपने को कौन सी वैल्यू आएगी। तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 528 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 528 को 2 से करेंगे तो 1056 आएगा। तो इसका मतलब अपनी जो दोनों संख्याएं हैं वो एक तो क्या होगी 33 और दूसरी क्या होगी 32। कैसे, देखो 2x², अब 33 को बड़ा करना पड़ेगा, प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528। अब 33 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 1056, और देखिए 528 को भी यदि आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1056, सेम ही आ रही है ना। तो ये अपने क्या हो गए, टुकड़े हो गए। अब आप इसको थोड़ा सा सेट कर लें, क्योंकि देखो आप इसमें से 2 इसमें से निकालोगे तो 2 नहीं निकलेगा। तो आपको क्या करना होगा, 32 को इस तरफ लेना होगा और 33 को इस तरफ लेना होगा ताकि वो उससे डिवाइड हो सके। यह आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना होगा। प्लस 33x माइनस 528 इक्वल्स टू 0। अब 2x बाहर निकल जाएगा इसमें से, 2x बाहर निकला तो क्या बचा x, फिर इसमें से x गया कैंसिल हो गया, 2 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 16, प्लस 33 बाहर आ गया तो क्या बचा x, फिर माइनस 33 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 16। चेक कर लेना चाहिए आप, ये 16 आएगा। इन दोनों पार्टीशन में अगर ये वैल्यूज इक्वल्स है, समान आ गई अपने पास, तो इसका मतलब हम लोग सही जा रहे हैं। अब क्या करेंगे, x माइनस 16 है, x माइनस 16 है, इसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे। तो x माइनस 16 बाहर आ गया, तो इसमें से अगर x माइनस 16 बाहर आ गया तो क्या बचा 2x, और इसमें से x माइनस 16 बाहर आ गया तो क्या बचा प्लस के 33 इक्वल्स टू 0। अब अगर x माइनस 16 को 0 के इक्वल रखूँगा तो क्या आएगा, x की वैल्यू 16, और यदि 2x प्लस 33 को मैं 0 के बराबर रखूँगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, 33 उस तरफ चला जाएगा तो माइनस के 33 और 2 इसके नीचे आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस 33/2। तो x की वैल्यू ऋणात्मक कभी नहीं होगी, नेगेटिव कभी नहीं होगी। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी, x इक्वल्स टू 16। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो चौड़ाई तो क्या आ गई 16 और लंबाई क्या आएगी, 2 से मल्टीप्लाई करो इसको, देखो 2 गुणा ये तो आ गई क्या 16, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 16 और इसमें 1 जोड़ दो, तो 16 गुणा 2 32 और 1 33। तो चौड़ाई तो क्या आ गई 16 और लंबाई क्या आ गई इसकी 33। देख रहे हैं आप, जैसे x क्या चीज़ थी, चौड़ाई थी ना, तो चौड़ाई का इसका मतलब x क्या आ गई वैल्यू 16, लंबाई क्या है 2x प्लस 1, तो x की वैल्यू क्या है 16 है। तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 16 गुना 2 32, 32 प्लस 1 33, तो ये लंबाई अपने पास क्या आ गई 33। फाइंड आउट हो गया। अब देखो उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, इसका मतलब क्या है, एक है x और दूसरा क्या क्रमागत है, कंटिन्यूसली है मतलब, तो एक x है तो दूसरा क्या होगा x प्लस 1। तो अगर जैसे पहली संख्या x है तो दूसरी क्या क्रमागत बोल रहा है ना, ये ध्यान से देखना इसको। तो क्रमागत संख्या क्या होगी x प्लस 1, इनका गुणनफल देखें, इसको गुणनफल, इसका मतलब x और गुणा हो गया क्या हो जाएगी x प्लस, इन दोनों का गुणनफल क्या है 306। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे x गुणा x² ये x आ जाएगा इक्वल्स टू 306, ये x² है, ये x है, इधर आएगा वैल्यू तो क्या आएगी माइनस का
306 इक्वल्स टू 0। अब हमें उसी प्रकार से इसको भी तोड़ने हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया ना कि x था पॉजिटिव, x था 1 था, यहाँ पर भी क्या है x पॉजिटिव 1 है। इसका मतलब दोनों संख्या क्या होंगी, कंटिन्यूसली होंगी। कोई भी दो संख्या हो सकती हैं और उन दोनों का गुणनफल क्या आना चाहिए, 306। तो आप थोड़ा सा खुद देख लें, जैसे 10 और 11 है तो 10 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 में से 10 घटाएंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, मैं आपको रफ कार्य जैसे 10 गुणा 11 किया तो क्या है 110 आया, और 11 में से 10 घटाया क्या है 1 आया। तो 1 तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे को संख्या क्या चाहिए, 306 थी वो। ठीक है, अब मेरे को 306 चाहिए ना, तो आप थोड़ा सा इसको आगे और देख लें। जैसे यहाँ 15 और 16 देख लें। ठीक है, 16 में से 15 जाएंगे क्या बचेगा, 1 बचेगा, और 16 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 गुना 10 180, और 90 और जोड़ दें उसमें 270। अपने को क्या चाहिए 306, इसका मतलब अपने को और आगे चलना होगा। अब जैसे मैं 17 और 18 कर लेता हूँ। ठीक है, 7 और 56, 5 और 7 और 5 12, 7 7 और 5 12 गुणा 18, ऐसे आ गए 6 8 2 10 1 1 2 3 306। तो देखो मेरे पास आ गया ना 306। इसका मतलब मेरी संख्या क्या होंगी, एक तो 18 और एक 17। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मेरी जो संख्याएं हैं ना उनको मैं एक को मैं 18 और दूसरी को 17 लिखूँगा। तो 18 है वो मेरे को पॉजिटिव लिखनी पड़ेगी, क्योंकि ये बड़ी संख्या धनात्मक है ना, क्योंकि 18 में से 17 घटाएंगे तो ही प्लस का अक्स आएगा। अगर 17 अक्स को इधर लिख दिया और माइनस का 18 अक्स कर दिया तो ये माइनस अक्स हो जाएगा, ये आप ध्यान रखना। -306 इक्वल्स टू 0। अब आप क्या करेंगे, वही बात, अक्स को बाहर निकाल लो, अक्स बचेगा, अक्स गया तो क्या बचा 18, फिर ऐसे इसमें 17 बाहर निकाला तो क्या बचा अक्स, ये माइनस बाहर आ गए तो इधर अंदर प्लस बचेगा। 17 में से 17 को अगर 306 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 18, क्योंकि हमने 17 और 18 को मल्टीप्लाई किया था तो क्या आया था 306। तो 306 में 17 का भाग देंगे तो क्या आएगा 18 आएगा, 0। अब देखो मैंने जैसा कि आपको बताया था, ये इन दोनों पार्टीशन में x प्लस 18 और x प्लस 18 ये दोनों बराबर है ना, तो बराबर है, इसका मतलब अपन लोग सही जा रहे हैं। तो x प्लस 18 इसको बाहर निकाल लेंगे और इसमें x बचेगा, और इस x प्लस 18 में से बाहर निकले तो क्या बचा अंदर 17 इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, x प्लस 18 को 0 किया तो x बराबर क्या आया माइनस का 18। ठीक है, इसी प्रकार क्या करेंगे, x माइनस से 17 को 0 के बराबर रखेंगे तो क्या आएगा x बराबर 17। तो नेगेटिव वैल्यू हो नहीं सकती, तो क्या होगी पॉजिटिव होगी। तो इसका मतलब क्या हो, पहली संख्या क्या होगी 17 और दूसरी संख्या क्या होगी 17 प्लस 1 18। ठीक है, पहली संख्या तो क्या होगी 17 और दूसरी संख्या क्या होगी 17 प्लस 1 18। 17 और दूसरी क्या होगी 17 प्लस 1 18, ये दोनों संख्याएं होगी आपकी। ठीक है, अब हम लोग जो बाकी की दो क्वेश्चन है ना वो सॉल्व करेंगे। इसमें थर्ड क्वेश्चन है कि रोहन की माँ उससे 20 वर्ष बड़ी है। ठीक है, उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आसान क्वेश्चन है। जैसे कि मानेंगे रोहन की आयु, माना रोहन की आयु क्या है x है। अब रोहन की मां की आयु क्या होगी, इसने देखो लिखा है रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो क्या होगी रोहन की मां की आयु क्या होगी 26 वर्ष, x प्लस 26। भाई देखो रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो यदि रोहन की आयु यदि x है तो रोहन की मां की आयु कितनी होगी x प्लस 26। उसकी आयु का गुणनफल मतलब इन दोनों का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। तो देखो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु क्या होगी, यही लिख देता हूं मैं, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु क्या होगी। भाई आज अगर वर्तमान में x है तो 3 वर्ष पश्चात क्या होगी x प्लस 3। और उसी प्रकार से रोहन की मां की आयु 3 वर्ष पश्चात। ठीक है, ये क्या की आयु 3 वर्ष पश्चात है ये ना,
क्या होगी, अभी क्या है, x प्लस है 26 है, प्लस से 3 और इसमें ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो x प्लस 3 है, ये x प्लस 26 प्लस 3, इसका मतलब क्या होगा, 26 में से 26 और 3 क्या हो गए, 26 28 29, तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु तो क्या होगी, x प्लस 3 और उसकी माँ की आयु x प्लस है 29। अब देखो इसने लिखा है साफ साफ है कि उनकी आयु का गुणनफल, मतलब एक तो उनकी आयु ये है और दूसरी क्या है, ये इनकी आयु का गुणनफल, तो क्या है x प्लस है 3 इंटू गुणनफल क्या, दूसरा क्या x प्लस है 29, गुणनफल क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा। बस वही इक्वेशन है, हम लोग हल कर लेंगे फटाफट। x को x से किया x स्क्वायर, फिर x को 29 से किया 29x, फिर x को इससे किया 3x, फिर x को इससे किया 87 360। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, x की वैल्यू है दोनों, तो 29 और 3 32x। अब देखो 87 है, ये पॉजिटिव है ना इस तरफ, तो इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। अब ये 32x तो अपनी जगह पे है। अब 87 360 में से 87 घटाने तो आएंगे नेगेटिव के 273। ध्यान रखना पॉजिटिव मत कर देना, क्योंकि ये जो बड़ी वैल्यू है वो क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। अब अपने को उसी प्रकार से दो वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है, लेकिन उनका अंतर है ना 32 होना चाहिए, ठीक है। तो आप जो जैसा कि मैंने आपको 2 क्वेश्चन में बताया ना फर्स्ट और सेकंड में, उसी प्रकार से इसको अपने को हल करना है। तो देखो x स्क्वायर, आप ऐसी दो संख्याएं याद करें जिनको घटाने पर उनका जो माइनस है वह 32 बचे। आप देखें, जैसे मेरे कार्य में थोड़ा सा यहाँ आपको बता देता हूँ। जैसे सपोज करो, मेरा कहने का मतलब क्या है कि इसमें 32 नेगेटिव होना चाहिए। जैसे मैं अगर 40 मान लेता हूँ एक, ठीक है। अब मेरे को 32 से इसका मतलब क्या करूँगा, मैं 8 करूँगा। समझने की कोशिश करें, 40 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, 32 ना। और मेरे को क्या चाहिए, 32 चाहिए। इन दोनों गुणनफल करेंगे तो क्या आएगा, 8 और 4, 8 गुणा 4 32, 320। और वहाँ पर क्या था मेरे पास, 273 था। अब मैं थोड़ा सा इसको कम कर देता हूँ, जैसे इसको 39 कर दिया और इसको 7 कर दिया। तो आपको पता है 39 में से 7 गए तो क्या बचा, 32 बचेगा ना। 39 में से 7 गए, क्या बचा 32। और 39 को 7 से मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा, 9 7 63, 3 6 21, 21 और 6 27 आ गए ना। देखो ये 273। इसका मतलब मेरी एक वैल्यू तो क्या आएगी 39 और दूसरी क्या होगी 7। अब देखो 39 को 7 में घटाऊंगा, 39 में से 7 घटाऊंगा तो क्या आएगा 32, और 39 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 273। अब देखो प्लस के 39x और माइनस का 7x और माइनस के 273 अपनी जगह पे है। अब इसको फटाफट हल कर लेंगे। x बाहर आ गया, 39 बचा, इसमें से 7 बाहर आ गया, x ये माइनस का बाहर आ गया तो अंदर क्या बचेगा, प्लस का बचेगा। अब x ये दो अपने पास क्या है, पार्टीशन हो गए, तो x प्लस 39 को हम लोग बाहर निकाल लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर तो x है और यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का 7। ये प्लस का नहीं बचेगा, माइनस है ना यहाँ पर, तो क्या बचेगा माइनस का 7 बराबर 0। अब इनको दोनों को x प्लस 39 बराबर 0, तो क्या करेंगे x बराबर माइनस के 39। एक तो वैल्यू ये आएगी अपने पास, दूसरी क्या है x माइनस 7 बराबर 0, तो क्या आएगी x बराबर 7। तो नेगेटिव वैल्यू होगी नहीं तो क्या होगी, क्योंकि जो एज है ना, उम्र आयु, ये कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, पॉजिटिव होती है। तो x बराबर क्या आएगा 7। तो हम लोग क्या करना है अपने को, रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो रोहन की वर्तमान आयु क्या माना था अपन ने, x माना था ना, तो x की वैल्यू क्या आ गई 7। अतः रोहन की वर्तमान आयु 7 वर्ष है। और यदि उसकी माँ की पूछता तो हम लोग क्या बताते, यहाँ पर 7 रख देते, ये जो 7 है ना, ये 7, इस 7 को यहाँ पुटअप कर देते, तो 7 प्लस 26, 26 और 7 33 आ जाता। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो लास्ट क्वेश्चन है प्रश्नावली 4.1 का, करते हैं इसको। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। रेलगाड़ी की चाल याद करो। देखो कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है।
देखो ये जैसे दूरी मान ली मैंने, ठीक है। अब ये दूरी मान ली तो ये दूरी कितनी है, 480 किलोमीटर, ठीक है। दूरी समान चाल से तय करती है। चाल माना कि मैंने इसकी x किलोमीटर प्रति आवर, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखें थोड़ा सा। और दूसरा, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर कम होती, मतलब दूरी तो क्या रहती यही, लेकिन इसकी चाल दूसरी कंडीशन में 8 किलोमीटर प्रति आवर कम होती, तो क्या कह रहा है, तो उसे उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लगते। अगर यहाँ पर उसे h आवर लग रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर उसे कितने लगते, 3 घंटे अधिक लगते। देखो दोबारा से देखो कि यदि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है, तो यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर कम होती, माना कि पहले उसकी चाल क्या थी, x थी, तो उसकी 8 किलोमीटर प्रति आवर कम होती, इसका मतलब x माइनस 8, तो उसे उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लगते। तो माना उसे पहले जो टाइम लगता था कवर करने में वो था h आवर, तो अब उसे टाइम कितना लगेगा, 3 घंटे अधिक। देखो यहाँ पे लिखा है 3 घंटे अधिक, इसका मतलब h प्लस 3। अब आई थिंक आप इसको आप आसानी से कर सकते हो, क्योंकि मेन समस्या यही होती है, अगर आप इसको समझ गए तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हो। तो अब देखो दोनों कंडीशन में मैं टाइम निकाल लूँगा। समय का फॉर्मूला जानते हो, समय बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। दूरी क्या है 480 बट्टा चाल, चाल क्या है देखो, दूरी तो ये चाल क्या है x, ठीक है। दूसरा देखो इसका समय क्या है, दूसरी कंडीशन में समय बराबर दूरी तो यही है, और चाल क्या है x माइनस 8। अब देखो इसने स्पष्ट लिखा है कि यहाँ पर 3 आवर अधिक लगेंगे, तो आप इसको मैनेज करोगे तो कैसे करोगे, 480 बट्टे x बराबर 480 बट्टे x माइनस 8। यहाँ पर क्या है 3 घंटे अधिक लग रहे हैं ना, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे इसको 3 घंटे ऐड कर दूंगा, ठीक है। अब इसमें देखो 3 घंटे इसको अधिक लग रहे हैं, तो आप इसे थोड़ा सा यहाँ पर समझने की कोशिश करें कि ये जो समय है ना, ये समय ये 3 घंटे अधिक ले रहा है, तो अगर मैं ये अधिक ले रहा और यदि इसमें ऐड कर दिया तो ये तो 3 घंटे और ज़्यादा हो जाएगा। समझ रहे हैं आप भाई, ये क्या कर रहा है कि ये 3 घंटे अधिक ले रहा है ये, तो जैसे पहले इसने 3 घंटे अधिक ले रहे, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप और आपके मित्र के पास, तो आपके पास आपके मित्र से 5 रुपये अधिक हैं। देखो मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर आप हैं, यहाँ पर आपका मित्र है, ठीक है। तो आपके पास आपके मित्र से 5 रुपये अधिक हैं, तो आप क्या करोगे, आपके पास 5 रुपये अधिक हैं तो आप ऐसे कर दोगे क्या, इसको 5 ऐड कर दिया, नहीं ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपके पास 5 रुपये अधिक है तो आपके पास तो पहले से 5 रुपये अधिक हैं। अगर आप इन दोनों को इक्वल करना चाहते हो तो आपके मित्र को 5 रुपये दोगे, तब आपके पास से दोनों संख्याएं इक्वल होंगी। तो अब अगर ये 3 घंटे अधिक ले रहा है, अगर मैं अधिक ले रहा है और फिर इसमें 3 घंटे ऐड कर दिए, तो इसका मतलब तो क्या हो गया, ये 3 घंटा और अधिक हो गया, तो इसमें मेरे को माइनस करना होगा, या फिर इधर मेरे को 3 घंटा ऐड करना होगा। अब देखो 480 बट्टे एक्स, ये इस तरफ आ जाएगा 480 बट्टे एक्स माइनस 8 माइनस का 3, इसका एलसीएम ले लेंगे, ये एक्स माइनस 8 480 माइनस 480 एक्स इंटू एक्स माइनस 8 बराबर -3। इसे गुणा कर देंगे 480 एक्स, क्या आएगा 480 एक्स, फिर 48 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 48 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ देख लेता हूँ, 48 है 480 है, इसको 8 से 64 6 32 32 और 6 38 386 384 0 माइनस 480, ये एक्स है, फिर -3, ये दोनों वैल्यूज क्या आएंगी, इस तरफ आ जाएंगे, एक्स इंटू एक्स माइनस 8, ठीक है। अब आप लोग इसको इक्वेशन को हल कर लो, जैसा कि मैंने आपको पहले फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में बताया था, उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करना है। तो ये जो इक्वेशन है वो अपने पास बन के आएगी कि ये 3x² हो जाएगा, जैसे मैं यहाँ पे इसको लिख 3x², और ये देखो मैं माइनस का 3x², ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, 8 3 24 और ये x आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको हल करूँगा तो क्या आएगा, 3x²
इस तरफ आ गई वैल्यू है, माइनस का था, इस तरफ आई तो क्या हो गया, प्लस का हो गया। ये प्लस 24x है, इस तरफ आएगा तो क्या होगा, माइनस का 24x। ठीक है, फिर ये जो माइनस 480x है, ठीक है, फिर दो चीज़ ये आ गई, 480x हो गया। फिर अपने पास क्या बचा, ये देखो, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, 480 प्लस है और ये 480 माइनस है, तो आप इसको कैंसिल कर दें। ठीक है, फिर क्या बचेगा, माइनस का 3840 इक्वल्स टू 0। तो आपके पास इक्वेशन क्या बन के आई, 3x² माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल्स टू 0। अब इसकी आप आराम से दो पार्टीशन करें और इसको हल करें, और यदि नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं, मैं आपको इसके दोनों जो भी हिस्से होंगे वो डिवाइड करके बताऊंगा, और आप इसे आसानी से कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में बताया। धन्यवाद।